लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या अन्य कोई भी दल हो, सभी अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी हमेशा चुनाव लड़ते हैं जो किसी भी पार्टी से नहीं लड़ते चुनाव, उन्होंने भी अपनी तैयारियां करनी शुरू कर दी है। ऐसे ही एक सज्जन है जिन्होंने बीते कल की अगर एक सोशल मीडिया पर अनाउंस किया कि मैं चंडीगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहा हूं, और उन्होंने अपने 20 सूत्री एजेंडा भी सोशल मीडिया पर जाहिर करते हैं। पहले मैं उनका नाम बताऊंगा, उसके पहले उनका एजेंडा पढ़ के सुनाता हूं कि 2 4 10 एजेंडे नहीं, 20 एजेंडे लेकर के वो आ रहे हैं चंडीगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। तो चंडीगढ़ से जो लोग लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, चाहे वो भाजपा से हो, कांग्रेस से हो, आम आदमी पार्टी से हो, अकाली दल से हो, तो उनके लिए कहीं ना कहीं इस बार चैलेंज एक और बढ़ने वाला है। 4 के साथ साथ 5वां एक शख्स और भी है जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है, और इनके एजेंडे भी बहुत अच्छे हैं। मैं कुछ एजेंडे पढ़ के सुनाता हूं। जो है कि सबसे पहले तो चंडीगढ़ को इनका एजेंडा जो है, सबसे पहला एजेंडा है कि चंडीगढ़ को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। उसके लिए जो भी काम करना पड़ेगा करेंगे। जनमत संग्रह जैसी योजनाएं है वो करेंगे। पूरे 5 साल के दौरान ट्राई सिटी को सिग्नल फ्री कराएंगे, क्योंकि ट्राई सिटी में हमेशा अक्सर जाम लगा रहता है, तो सिग्नल फ्री कराने का भी इनका मुद्दा है। ट्राई सिटी में जो महिलाएं काम करती उनको 3 दिन की पेड लीव, विशेष दिनों के लिए पेड लीव दी जाएगी। ट्राई सिटी में जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेस ओनर है, जो ट्राई सिटी से ही बिलोंग करते हैं, उनको कुछ जो खाली पड़े मकान है उनको एलोकेटेड कराएंगे। तो इन सारी बातें, ऐसे बहुत सारे और भी मुद्दे हैं, 20 मुद्दे हैं, मैं 2 4 मुद्दे आपको बताए हैं। तो इन्हीं से ही बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये मुद्दे जो लेकर के आए हैं, जो बात रखी गई, किस तरीके से पूरे होंगे और कैसे होंगे, क्या एजेंडा रहेगा। तो बात कर लेते हैं। मेरे साथ मौजूद है यहाँ पे राणा जी, प्रताप राणा जी की बता दूं जानकारी कि इनकी मिसेज जीरकपुर नगर कौंसिल में पार्षद है, और प्रताप राणा जी भी काफी पुराने जो है समाज सेवी भी हैं और पुराने पार्षद भी रहे हुए हैं। राणा जी, आपने कल सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाली कि चंडीगढ़ से आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, किसी पार्टी से नहीं लड़ेंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। एजेंडा भी आपने डाल दिया, 20 आपने एजेंडे डाल दिए। तो पहले तो आप बता दें कि 20 एजेंडे हैं क्या क्या। 20 में मोटे मोटे जो बड़े एजेंडे आपकी नजर में है कि ये बड़ा एजेंडा है, वो क्या एजेंडे हैं? सबसे पहले तो आपके दर्शकों का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप लोग जो है ये सोशल मीडिया पर ये देख करके मेरे पास आए हैं। आपके दर्शकों ने आपको या तो कहा होगा कि आप जाइए उनसे बात करें। देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं कि मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं। शुरू से ही मैं समाज सेवा में रहा हूं। ठीक है कि हम समाज के काम करते रहे, राजनीतिक पार्टियों ने हमें मौका दिया। मेरी धर्मपत्नी वार्ड नंबर 1 से पार्षद है जीरकपुर में। एक ना मेरा कभी भी ये मोटिव नहीं रहा कि मैं आके मेन स्ट्रीम में आके या कोई इस तरह का विधायक का या लोकसभा का चुनाव लड़ूं मैं। एक ये मेरी मजबूरी है, मेरे को ये एक चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। मजबूरी क्या है कि आपको पता है कि पिछले लगभग 7-8 साल से ये हमारे यहाँ की मुख्य समस्या है अंडरपास की। हरमलाप नगर रायपुर कला। कई बार आपने उसके लिए अनशन भी किया है? बिल्कुल, मैंने 5 बार उसके लिए अनशन किया है, और जितनी बार भी अनशन किया तो राजनीतिक पार्टियों के लोग भी आते हैं वहां पर, और प्रशासनिक अधिकारी भी आते हैं। आकर के सिर्फ एक कहते हैं ना आश्वासन दे करके, हाँ जी हम 3 महीने में करवा देंगे, 4 महीने में करवा देंगे, कह के चले जाते हैं, और उसके बाद समस्या वहीं की वहीं रहती है। इसके लिए हमने इतना मतलब काम किया है, मतलब आप ये समझ लो कि 0 लेवल से लेकर इसको हम 99 भुकड़ताल भी बैठ गए थे। हाँ जी, याद है कि भुकड़ताल बैठ गए थे कुछ टाइम के लिए। बिल्कुल। अब लेटेस्ट मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे चंडीगढ़ प्रशासन ना सारा उल्टा काम कर रहा है। कोई भी परियोजना बनती है, सबसे पहले क्या होता है कि जहां परियोजना तैयार होनी है वहां पे लैंड एक्विजिशन के लिए नोटिफिकेशन जारी की जाती है। लेकिन यहाँ प्रशासनिक अधिकारी या तो इनका कोई ऐसा पॉलिटिकल मोटिव था या किस कारण से इन्होंने जो काम किया है, शुरू में तो इन्होंने जो है यहाँ पे नक्शे नुक्शे बनाए, रेलवे के साथ जो है इनका जो टाइप हुआ, हम आते जाते रहे, वहां की फाइल इधर की फाइल इधर। चलो, अब लास्ट में जाके ये लैंड एक्विजिशन की जो इन्होंने नोटिफिकेशन निकाली है, अगस्त में निकाली थी इन्होंने, 6 महीने अभी कल पूरे हो जाएंगे 6 फरवरी को। तो मैं अभी 8 दिसंबर को जो चीफ इंजीनियर साहब हैं चंडीगढ़ के, उनसे मैं मिला था। मैंने कहा ये ओझा साहब से मिला था मैंने कहा जी 6 फरवरी को ये टाइम पूरा हो रहा है, तो अभी तक तो कोई ऑब्जेक्शन आया नहीं है। आप एक काम कर लीजिए कि आप तब तक ना एस्टिमेट पास करवा लें और टेंडर कॉल कर लें। लेकिन सर सवाल इस बात का है, मतलब एक अंडरपास की मुद्दे को लेकर के आपने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया कि चंडीगढ़ का लोकसभा चुनाव लड़ने का। जी बिल्कुल है। जी बिल्कुल, हाँ, ये एक छोटी सी बात थी, लेकिन मैं आज तक इससे ये इसलिए बचता रहा कि भाई चलो ये यहाँ का हमारा मसला हल हो जाएगा, तो मैं ज्यादा बातें ना मतलब लेकर के आऊं।
लेकिन अब मेरी मजबूरी बनी कि क्यों 40 साल से मेरा चंडीगढ़ से नाता रहा है। ये तो मैंने यहाँ पे रिटायरमेंट के बाद मकान बनाया। 40 साल मैंने देखा है कि चंडीगढ़ किस तरह से एक खंडहर के रूप में परिवर्तित होता जा रहा है। आपको टू बी फ्रैंकली मैं बताता हूँ, ये हेरिटेज के नाम पर ना कुछ ऐसे वहां पर काम हो रहे हैं कि अंदर शहर में तो एक ईंट भी आप नहीं लगा पाओगे। जो बिल्डिंग बायलॉज ऐसे बनाए हुए हैं कि अंदर एक ईंट नहीं लगा पाओगे। लेकिन जो आप देखिए इंडस्ट्रियल एरिया के बीच में एलएनटे माल जो बना है वो किस तरह से बना है। कोई पॉलिटिकली इनका ऊपर प्रेशर होगा, नहीं तो इंडस्ट्रियल एरिया के बीच में इतना बड़ा मॉल आपने बना दिया, 17 सेक्टर का सारा बिजनेस खत्म कर दिया। जो करोड़ों रुपए लगा के 17 सेक्टर के बीच में लोग बैठे हुए हैं, उनके तो पेट पे लात मार दी, उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। और आप ये देखिए, कभी 70 और 80 के दशक में ना पंजाब से यूथ जो है ना चंडीगढ़ का 17 सेक्टर देखने के लिए आया करते थे, घूमने आते थे। एक मेन टूरिस्ट डेस्टिनेशन था। डेस्टिनेशन आज है लेकिन वो खत्म होता जा रहा है। कल्चर प्रोग्राम शनिवार इतवार को हुआ करते थे, लोग देखते थे, लेकिन अब तो एलएनटे मॉल में जाते हैं क्योंकि सब चीज उनको एक ही जगह मिल रही है, छत के नीचे मिल रही है। 17 का जो क्रेज था वो खत्म कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब ये तो 17 के बाद आपने जो संकल्प पत्र जाहिर किया अपना, वो काफी बड़ा है। 20 आपने लिखा दिया है कि चुनावी संकल्प पत्र सांसद चुने जाने के बाद चंडीगढ़ का सुंदर से पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। कैसे दिलवाएंगे? पूर्ण राज्य का दर्जा मैंने आपको बताया, पब्लिक रेफरेंडम लेके आएंगे जो पूरा ट्राई सिटी है। ट्राई सिटी से लोगों के हम राय शुमारी करा के और उसको लोकसभा में एक बिल के रूप में लेके जाएंगे। अगर वहां से हमारा बिल पास हो जाता है तो उसके बाद तो ये स्वतंत्र राज्य बनाने के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। रहेगा यूनियन टेरिटरी, जैसे दिल्ली है, दिल्ली के बीच में एलजी बैठता है, ऐसे यहाँ एलजी बैठेगा। लेकिन एक यहाँ मुख्यमंत्री होगा, यहाँ का अपना चीफ सेक्रेटरी होगा, अधिकारियों का अपना एक कैडर होगा। जो चंडीगढ़ के लोग हैं अपनी समस्याओं के लिए यहाँ पे उनको जूझना नहीं पड़ेगा। अभी क्या है कि एडवाइजर टू गवर्नर है, वो उनके पास फाइल जाती है, फिर वो ज्वाइंट सेक्रेटरी होम बैठे हैं उनके पास फाइल जाएगी, फिर स्पेशल सेक्रेटरी होम के पास जाएगी, फिर सेक्रेटरी होम के पास जाएगी, करते करते फाइल का फुटबॉल मैच होता है। फुटबॉल मैच होता है, एग्जैक्टली। और वो उस काम में जो एक दिन का काम होता है जो सीएम ने निकालनी होती है, उसको 6-6, 7-7 महीने लग जाते हैं। तब तक फिर क्या होगा, जो लोकल सिटिंग एमपी है वो कहते नहीं तो ऐसा नहीं कि आप जीत जाओगे, ये जो है क्या नाम है आपका चंडीगढ़ का वो बढ़ जाए, नहीं दायरा बन जाए, फिर आप सीएम बन जाओ। नहीं, वो तो चलो देखिए जी, उसके बारे में वो तो लोगों ने चुनना है। मैं तो एक रास्ता दे रहा हूं लोगों को। मैं जो बता रहा था कि उसके बाद क्या होता है, जब फाइल वहां से अप्रूव होकर आती है ना, जो सिटिंग एमपी यहाँ पे बैठा हुआ ना, वो कहता है नहीं भाई ये मैं नहीं मैं नहीं दूं। आपके सामने उदाहरण है, मेट्रो का जो प्रोजेक्ट है 10 साल पहले आया था। जब हमारी मैडम किरण खेर, श्रीमती किरण खेर जब यहाँ पर एमपी बनी, उन्होंने इस प्रोग्राम को ड्रिल कर दिया कि यहाँ जरूरत नहीं है मेट्रो की, यहाँ पर ये छोटा शहर है, कोई जरूरत नहीं है। आज लोग त्राही कर रहे हैं, ट्रैफिक जाम हो रहा है। बिल्कुल, इसमें तो और कोई नहीं है। अब फिर चुनाव आ रहे हैं, अब फिर वो डीपीआर क्लियर हो गई, हमने ये सर्वे करा लिया। ये चुनाव के टाइम में ही क्यों होता है? सपने दिखाए जाते हैं, सपने दिखाए जाते हैं। हाँ, ये खबरें दिखाई जाती हैं ताकि लोग प्रभावित हों। दूसरा पॉइंट आपने लिखा है इसके अंदर कि 5 साल के कार्यकाल में पूरी तहसील को सिग्नल फ्री कराऊंगा। इसका पूरा रोड मैप मेरे पास है। बिल्कुल है, मेरे पास रोड मैप है, लेकिन मैं देखो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब आप देखना इसको कितनी पॉलिटिकल पार्टी इसको चुनाव में मुद्दा बनाएंगी। ये तो जब चंडीगढ़ लीग ऑर्गेनाइजेशन ने जो इसको डिजाइन किया था, उस टाइम एक यहाँ पे एग्जांपल सेट करके गए थे। बड़े बड़े इंजीनियर यहाँ पे कितनी तनख्वाह ले रहे हैं, लाखों रुपया सरकार दे रही है उनको, लेकिन इनको पता है कि लोग यहाँ पे रोज 2-2 घंटे ट्रैफिक जाम में फंसते हैं और उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे। मेरी इस बारे में बात भी हुई। आप देखिए कभी 15 सेक्टर में जाइए आप, मध्य मार्ग के ऊपर वहां एक अंडरपास बना हुआ है, तो ये पूरे मध्य मार्ग पे बन सकता है। जितने कनेक्टिंग है, 17 से 19 है, 18 से वो अपना 9 आ गया, तो बीच में से अंडरपास सारी जगह बना दिया जाए तो चौक के ऊपर आपको रेड लाइट लगाने की जरूरत नहीं है। ये तो बहुत सिंपल है। इनके दिमाग में ये बातें क्यों नहीं आती? ऐसे ही जितने भी हमारा तो शहर इतना बढ़िया बना हुआ है, हर जगह स्क्वायर है। कोई ऐसा नहीं कि पुराना शहर है, गलियों में से मतलब कोई हमने अंडरपास निकालना है, कुछ है, बिल्कुल क्लियर है। तो ये बहुत सिंपल है करना, और 5 साल में मैं इसको करके दिखाऊंगा। कहते हैं आदमी की विल पावर होनी चाहिए, अफसरों से काम लेना आना चाहिए, लेके हम दिखाएंगे आपको काम। एक आपने चौथा पॉइंट आपका है, एक तो मेट्रो का था वो अब डिक्लेयर कर दिया। चौथा पॉइंट आपका गरीब लोगों के लिए नीति निर्धारित किया जाएगी, स्लम क्षेत्र बनने नहीं देंगे चंडीगढ़ में। एग्जैक्टली। अभी क्या है कि हर बार क्या होता है कि जो वीकर सेक्शन है, झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, उनको सरकार हाउसिंग बोर्ड के मकान वगैरह बसाने का काम करती है, लेकिन वो फ्री होल्ड नहीं, अभी तक नहीं है, फ्री होल्ड नहीं है, वो उनकी डिमांड चलती रहती है। लेकिन एक जगह से उनको उठा के वहां बिठा दिया जाता है, उसके बाद क्या होता है, फिर स्लम बन जाता है। अब हम एक ऐसी पॉलिसी लेके आएंगे कि जो इंटरनल एरिया, जो चंडीगढ़ का जो इंटरनल एरिया है, वहां पे जितने भी झुग्गी झोपड़ी वाले बैठे हैं उनको एक बार उनके लिए हमने आवास की व्यवस्था करनी है। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड से आवास की व्यवस्था करने के बाद, और अधिकारियों को इस वक्त निर्देश दिए जाएंगे जिसके एरिया में दोबारा से झुग्गी झोपड़ी या स्लम बनेगा वो जिम्मेदार होगा।
वहाँ का एसएचओ भी जिम्मेदार होगा, वहाँ का पार्षद भी जिम्मेदार होगा, और वहाँ के जितने भी अधिकारी होंगे जो वो जिम्मेदार होंगे। मैं दर्शकों को एक बार क्लियर कर दूं कि ये जो बातें हो रही हैं, ये प्रताप राणा जी ने लोकसभा चुनाव 2024 लड़ने के लिए अपना 20 सूत्री एजेंडा पेश किया है। अभी ये बातें हो रही हैं, कहीं आप ये मत समझ लेगा कि ऐसा होने ही वाला है, क्योंकि ये चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़ने के लिए और भी लोग आएंगे सामने, अभी और भी बात करते हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ये एजेंडा है, एजेंडा अगर आपको अच्छा लगा तो ये चुनाव में खड़े होंगे, इनको वोट जरूर कीजिएगा। और भी बात करते हैं, आप जो एजेंडा डालो मैं उस पर बात कर रहा हूँ, इसलिए क्लियर कर रहा हूँ ताकि जो लोग चंडीगढ़ के निवासी हैं उनको पता चले कि जो एजेंडा इनका है उस पर काम कैसे होगा। जनरली आमतौर पर क्या होता है, पार्टियां अपना रोड मैप तो दे देती है, लेकिन उसका रोड मैप करेंगे कैसे वो नहीं बताती बिल्कुल भी। एक आपका था एजेंडा की सभी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को जिनके 240 चंडीगढ़ के सभी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को 240 दिन की नौकरी हो चुकी है उनको नियमित किया जाएगा। भविष्य में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी सरकारी विभाग में कार्य नहीं करेगा, सीधे नियमित कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, हमारे टाइम में भी पॉसिबल था, अब क्यों नहीं हो सकता पॉसिबल? अब क्या है, देखिए आप मेरी बात सुनिए, काम तो कॉन्ट्रैक्ट बेस का कर रहा है चाहे रेगुलर बंदा कर रहा है, काम तो सरकार का हो रहा है ना। या तो आप कह दीजिए कि हमें जरूरत नहीं है कर्मचारियों की, जब आपको जरूरत है तो उनको नियमित तौर पे अब ठीक है, उनका प्रोबेशन पीरियड रख दीजिए कि 5 साल का प्रोबेशन पीरियड है, उसके बाद हम आपको जो है कंफर्म करेंगे। 5 साल तक उसको प्रोबेशन पीरियड में रखो, उसका आचरण देखिए कैसा है कर्मचारी का, उसके बाद उसको कंफर्म कीजिए, उसमें क्या दिक्कत क्या है। एक और है आपका, चंडीगढ़ के वरिष्ठ नागरिकों को बुढ़ापा सम्मान पेंशन हरियाणा पंजाब के तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। तो इधर जब आपका पूर्ण राज बन जाएगा तो अपने आप मिलने शुरू हो जाएंगे। ये तो पॉइंट ऑफ बात की बैठ है। एक आपका 10वां पॉइंट है, बहुत जबरदस्त पॉइंट है कि चंडीगढ़ शहर में कार्यरत सभी महिलाओं को, चाहे वो सरकारी कर्मचारी या फिर किसी प्राइवेट संस्थान में कार्यरत हो, दिहाड़ीदार मजदूर हो, सभी महिलाओं को महीने में 3 दिन का विशेष अवकाश दिया जाएगा, जिसमें उनका किसी प्रकार का वेतन नहीं काटा जाएगा। आई होप सो कि मैं जो समझ रहा हूँ इसमें अभी शीतकालीन सत्र में महिलाओं का जो मेंस्ट्रुअल लीव की आप बात करना चाह रहे हैं, जिसका स्मृति ईरानी ने भी विरोध किया था कि ये गलत है पूरी तरीके से, ये कोई स्त्रियां कमजोर नहीं है। देखिए मैं बता रहा हूँ कि जो मैंने शुरू में एक लिखी है लाइन उसमें जो मैंने सोशल मीडिया डाला कि कोई भी राजनीतिक पार्टी मेरे एजेंडे को फॉलो नहीं कर पाएगी। ये एक आजाद उम्मीदवार के तौर पे जो मैं चैलेंज कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखिए एक तरफ तो आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, दूसरा महिलाओं को जो जिस चीज की जरूरत है उस तरफ आप उसका विरोध करते हैं। तो ये दोहरी रणनीति महिलाओं के बारे में एक महिला जो मंत्री होके कह रही है, ये बहुत दुखद है। और हमारा यहाँ पे देखो पूर्ण राज्य बनेगा, हम स्वतंत्र होंगे और महिलाओं के लिए हम 3 दिन की स्पेशल लीव देंगे। एक और भी आपने महिलाओं को सीटों की बसों में मुफ्त यात्रा दी जाएगी। तो ये जीतने के बाद आप मतलब चंडीगढ़ पेराफेरी में रहेगा या चंडीगढ़ बस कहीं भी जाती है वहां तक देंगे पूरा? नहीं, इसके बीच में जो इसमें ये क्लियर नहीं ना आपका एजेंडा। देखिए मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए जो पूर्ण राज्य बनेगा उसको बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, उसमें 3 साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे, ये तो हम साथ के साथ इम्प्लीमेंट करेंगे। सीटीओ की बस में सीटीओ की बस कहीं भी चंडीगढ़ जाती है, चंडीगढ़ के एरिया में, लोकल एरिया में, ट्राई सिटी एरिया में दिहाड़ी पे कोई महिला जाती है या किसी फैक्ट्री में काम करती है, उसको फ्री बस सर्विस दी जाएगी। एक आपका एजेंडा चंडीगढ़ के रेडी फूड वालों क्रेडिट कार्ड में जाएगा, 24 घंटे लेने पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। हाँ, इसका कारण ये है कि मैंने बहुत सारे बेचारे ये देखे हैं सब्जी वाले और ये जो दूसरे छोटे छोटे काम करते हैं रेडी पे, इनका क्या होता है कि इनका एक तरह से ना एक रोज कुआं खोद के रोज पानी पी रहे हैं। ये बेचारे ब्याज पे पैसे पकड़ते हैं, फिर मंडी से सब्जी लाते हैं, शाम को बेच के ना वो ब्याज समेत उसको मूल समेत मतलब ब्याज देके आते हैं उसको। वो एक सर्कल सा बना हुआ है, कल फिर उठाने हैं, उगाही टाइम। और ये बहुत बड़ा बिजनेस यहाँ पे चल रहा है, मैंने देखा है यहाँ पे ट्राई सिटी में बहुत बड़ा बिजनेस है और मोटा ब्याज आता है उसमें। तो हम ये जो चंडीगढ़ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक बना हुआ है, इसके क्रेडिट कार्ड बना के जो रजिस्टर्ड जितने भी वेंडर्स वाले हैं उनको उसका मेंबर बनाएंगे। आप उससे जो 24 घंटे की जो लेन देन करेंगे, जैसे आप सब्जी लेने 26 में गए, आपने ली 5,000 की सब्जी, शाम को आपने जमा करा दिए, कोई आपका ब्याज नहीं लगेगा उसके ऊपर। ये स्कीम हम लेके आएंगे। एक आपका इसमें पॉइंट नंबर 16 है, जिन चंडीगढ़ वासियों का पिछले 10 वर्ष से चंडीगढ़ में अपना व्यापार है या किसी लघु इकाई में कार्यरत हुआ किराए के मकान में रहते हैं, उनको खाली पड़े सरकारी मकान अलॉट किए जाएंगे। तो आप कैसे कर देंगे सरकारी मकान? नहीं, इसका मैं आपको बताता हूँ क्या इसकी बड़ी प्रक्रिया है। हाँ, प्रक्रिया है, क्योंकि चंडीगढ़ जो चंडीगढ़ हाउस अलॉटमेंट कमेटी जो है वो चंडीगढ़ प्रशासन की है, उनकी मेंटेनेंस जितनी भी है वो चंडीगढ़ प्रशासन करता है। तो ये हम एक वहां पे बिल पास करेंगे अपने चंडीगढ़ के बीच में कि देखिए वैसे भी वो खंडर हो रहे हैं, खाली पड़ा मकान आपको पता है धीरे धीरे अगर आप उसमें कोई आदमी नहीं रह रहा तो खंडर बन जाता है। आज भी वहां अवैध अड्डे बने हुए हैं, जो सरकारी मकान बने हैं, 40% के आसपास सरकारी मकान खाली पड़े हैं। बसावट खत्म हो रही है शहरों की। अगर हम किसी को जरूरतमंद को जो रेंट सरकारी
बंदे से ले रहे हैं, उसी रेंट पे हम देते हैं। लेकिन सरकार सुनिए, यहाँ पे एक थोड़ा सा सवाल इस बात के कि मान लीजिए मकान तो 400-500 या 700-800 हजार खाली हो सकते हैं, लेने वाले आपके पास 10,000 आ जाएंगे, तो तो लॉटरी किस सिस्टम तरीके होगा, से करेंगे? लॉटरी सिस्टम है, पार्शियलिटी कोई नहीं होगी किसी के साथ। आपका जितने बंदों ने अप्लाई किया है वो लॉटरी सिस्टम जैसे हाउस अलॉटमेंट की होती है अपना ऐसे होगा। हम्म। और चंडीगढ़ के पेराफरी एक्ट में काफी सारी चीजें और भी हैं कि नीचे एक मुख्य डिमांड मेरी है, चंडीगढ़ के सभी पंजीकृत रेजिडेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के आप मतलब चंडीगढ़ के जितने भी पंजीकृत रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, मार्केट के मंडल अध्यक्ष है, प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष ABCD, उन सबको आप नॉमिनेटेड काउंसलर बनाएंगे। जी बिल्कुल। कैसे? अभी क्या होता है कि अभी भी नॉमिनेटेड काउंसिल है, लेकिन उसमें क्या होता है जिसका बहुमत है उसी पार्टी के नॉमिनेटेड काउंसिल आते हैं तकरीबन। कोई एक आधा होगा समाज सेवक आ गया होगा जो बहुत पुराना चल रहा है, लेकिन आज इस बार भी 9 बने 9 के 9 बीजेपी। हाँ, और आपने देखा नॉमिनेटेड काउंसिल का हाल आपने देखा होगा, जो MC चुनाव है, मेयर चुनाव है, कितना सुप्रीम कोर्ट तक लताड़ लग रही है। तो हम चाह रहे हैं कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जैसे कोई रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी का कोई अध्यक्ष है या कोई डीलर एसोसिएशन का अध्यक्ष है, कोई प्रॉपर्टी डीलर का, या ये जो अपने सफाई सेवक हैं, जो इनके जो अपने प्रधान वगैरह है, वो उनकी भी हिस्सेदारी बने, वो बैठे आके सदन में और अपने सुझाव दें। इससे क्या होगा कि हमारी जो काम करने की एक तो स्पीड बढ़ेगी, और हमारी जो जो अवरोध आते हैं बीच में अलग अलग ट्रेड यूनियंस के, वो बीच में से खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो सरकार में भागीदार होंगे खुद। ये मेरा एक मेन आप मतलब एजेंडे आपको लगता है टफ एजेंडे हैं? बिल्कुल टफ नहीं है, आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए काम करने की। एक्चुअली ये लोग बिठाना नहीं चाहते उनको अपने साथ में। ये जो इनको लोग वोट देते हैं इसलिए कि भी आप समाज के अच्छे काम करो, लेकिन ये वोट लेने के बाद ये सोचते हैं कि इनमें और उनमें बहुत फर्क, हमारे में बहुत फर्क, हम तो राजा बन गए। तो एक सवाल ये भी होता है कि आपने चुनाव लड़ा निर्दलीय लड़ने का, हाँ। तो किसी पार्टी के साथ जाके क्यों नहीं चुनाव लड़े? चाहे भाजपा है, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तमाम और पार्टियां हो सकती हैं। कोई भी पार्टी जो मेरा एजेंडा है उसको फुलफिल कभी नहीं कर सकती, ना उनकी आइडियोलॉजी या कारण इसका मैं बता देता हूं। अगर कोई भी पार्टी चंडीगढ़ के हित की बात करती है तो उनकी प्रदेशों में वोट कट जाएगी। जैसे SYL का मुद्दा है, अब जितनी भी राजनीतिक पार्टियां आप देखिए, पंजाब में जाके क्या स्टेटमेंट देती हैं, हरियाणा में क्या स्टेटमेंट देती हैं, और दिल्ली में क्या बयान होता है। तो अलग अलग वेरिएशंस देखिए आप इनके। तो मैं इसलिए आजाद उम्मीदवार हूं, क्योंकि मैं ठोक के कह सकता हूं कि चंडीगढ़ के लोगों का चुनाव है, चंडीगढ़ के लोगों को उनकी बात भी सुन लो। आज ये चंडीगढ़ को ऐसे बना दिया है जैसे कि माँ बाप का तलाक हो गया और बच्चा लवारिस घूम रहा है। बाप कहता है हाँ मेरा है, माँ कहती है मेरा है, लेकिन उसका पालन पोषण करने के लिए कोई तैयार नहीं है। आज पंजाब यूनिवर्सिटी का हाल देख लीजिए आप, क्या हाल है। वो ग्रांट के लिए तरसना पड़ रहा है, कभी वो पंजाब के सामने हाथ फैलाते, कभी हरियाणा का। तो ये सिस्टम जो है ना सारा, आपने बात रखी चंडीगढ़ को लेकर के, हरियाणा पंजाब में आपस में लड़ाई होती रहती हाँ, है, हमेशा होती लड़ाई। तो ये तो ऐसी स्थिति में जब पूर्ण राज्य चंडीगढ़ बन जाएगा तो आप किसकी तरफ दोगे, प्रेफरेंस दोगे, पंजाब को या हरियाणा को? या नहीं, क्यों देना, वो यूनियन टेरिटरी राज्य बन जाएगा जैसे दिल्ली है, दिल्ली NCR है, ऐसे ये कैपिटल रीजन बन जाएगा अपना। तो मतलब ठीक है, आपके यहाँ पे काम चलते रहेंगे, जैसे दिल्ली में आपके पार्लियामेंट चल रहा है, लेकिन वो एक मतलब कंप्लीट एक ना इंडिपेंडेंट यूनियन टेरिटरी होगा, इंडिपेंडेंट राज्य के रूप। यहाँ पर MLA बनेंगे, अपने मुख्यमंत्री बनेंगे, अपना चीफ सेक्रेटरी, जैसे कि मैंने पहले बताया, एक व्यवस्था बनेगी यहाँ पे। अभी तक कोई भी राजनीतिक पार्टी यहाँ व्यवस्था बनाने के मूड में ही नहीं है, क्योंकि उनको पता जिस दिन यहाँ राजनीतिक व्यवस्था बन जाएगी तो हमारे जो पार्टी कार्यकर्ता हैं कल को जो है इनको इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। आज हर एक पार्टी की, जो कांग्रेस है चाहे BJP है, वो अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को इस्तेमाल कर रही है। एक और सवाल अक्सर कई बार हम लोग देखते हैं, जो है चुनाव के वक्त में कई सारे मतलब थोड़ा टेढ़ा सवाल है, कड़वा सवाल हो सकता है, आपको बुरा लगता है, मैं पहले माफी मांग लेता हूँ आपसे, ऑन कैमरा माफी मांग रहा हूँ कि कई बार कहते हैं लोकसभा चुनाव लड़ने के या विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी तो खड़े हो जाते हैं, लेकिन बाद में अलग अलग पार्टियों से लोग आते हैं, नुमाइंदा होता है, और फिर अटैची के इस टाइप से कुछ खेल चलते हैं, फूल मालाएं मिल जाती हैं और फिर वो बैठ जाते हैं अपने एजेंडे को लेकर, ठीक है जी हम तो इनके समर्थन में। कहीं ऐसा तो नहीं हो कि बाद में आप भी किसी के समर्थन में बैठ जाओ, कुछ ऐसा हो जाए? देखिए, सवाल कड़वा है थोड़ा सा। मैंने बहुत बढ़िया सवाल है आपका। देखिए आपको बताओ, यहाँ पे ना यही चीज जो है ना आज लोगों में एक विश्वास को खत्म करती जा रही है। अब कोई बात हम अपनी रखते हैं तो सवाल ये आता है कि यार ये कल को अटैची लेके बैठ जाएगा। मैं आपको बताऊं, मेरे पास परमात्मा से जितना है ना, मेरे पास बहुत है। थैंक गिविंग होना चाहिए आदमी को, जितना दिया ना उसका धन्यवाद करना चाहिए, और इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा परिवार सेट है, मेरा कोई परिवार का आदमी ना राजनीति में था ना आगे कोई जाएगा। मेरे को एक ये सिर्फ ये जो एक शौक है कि लोगों की सेवा करने, सेवा भाव से जाएंगे। मुझे हार जीत का फिक्र ही नहीं है। पहली बात तो ये कि बंदा वो अटैची पकड़ेगा जिसको कॉन्फिडेंस ना हो कि मैं बनूंगा नहीं बनूंगा। मेरे को कॉन्फिडेंस है, चंडीगढ़ में 40 साल से मेरा रिश्ता रहा है, और जो मेरा एजेंडा है ना, जो ये इतना बढ़िया एजेंडा कोई राजनीतिक पार्टी लेके नहीं आ सकती, और हम जीतेंगे। अटैची तो मेरी बात सुन लो जी, मेरे यहाँ घर पे गोलियां तक चली है, देख लो निशान आप। और मैं झुका नहीं है कि भूमि माफियों के सामने कभी।
चाहता तो मैं भी टैची पकड़ के अपनी जान से डरता मैं, लेकिन नहीं, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, मुझे समाज की परवाह है। लोग बहुत आते हैं, पता नहीं कितने सिकंदर वर्ग के जैसे लोग आके चले गए, आज उनका नाम जो है ना किसी का विलेन के तौर पे, किसी का हीरो के नाम पे गिना जाता है। इसी तरह मेरी भी इच्छा है कि जब हम इस दुनिया को छोड़ के जाएं तो लोग याद करें कि भी हाँ, एक ये आदमी था जिसने समाज के बारे में सोचा है। मुझे क्या जरूरत पड़ी थी, अब मैं 5 बार अनशन रखा है यहाँ पे, तो मैंने भी कई बार कवर किया खुद व्यक्तिगत तौर में। आज तो बंदा रोटी खा के नहीं बैठ सकता धरने में, तो अनशन करना तो बहुत बड़ी बात है। मैं ये तारीफ की बात नहीं कर रहा, ये एक मेरा जज्बा है कि मैंने समाज की, जब मैं रिटायर हुआ था मैंने ये सोच लिया था, परिवार वालों को मैंने कह दिया था अब मैं समाज के लिए हूँ, जितने दिन भी जीऊंगा, जितने दिन की जिंदगी समाज के लिए है, मेरा अपना कुछ नहीं है। कुछ कहना चाहे आप, चंडीगढ़ के लोगों से अपील करना चाहें आप? इस वक्त अभी भी लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई नहीं है, होने वाले कुछ दिनों के अंदर हो जाएगी, 10-15 दिन के अंदर घोषणा हो जाएगी। तो उस वक्त जो चुनाव के संबंध जो वो लग जाती है, तो आप कुछ कहना चाहें अभी? आपके माध्यम से मैं चंडीगढ़ के लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये जो लोकसभा चुनाव है, ये किसी राजनीतिक पार्टी के ऊपर डिपेंड ना हो, ये आपका अपना चुनाव है। इस बार आपने अपने आप को वोट देनी है। मैं आजाद प्रत्याशी हूं, आप समझ लो कि हर व्यक्ति चंडीगढ़ का जो वासी है वो आजाद प्रत्याशी के तौर पे आजाद प्रत्याशी को वोट करेगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों ने हमेशा चंडीगढ़ के लोगों का इस्तेमाल किया है। कभी उनकी राय शुमारी नहीं ली कि आप पंजाब में जाना चाहते हैं या चंडीगढ़ में जाना चाहते हैं या हिमाचल में जाना चाहते हैं। ये तो जब से अपना हरियाणा पंजाब अलग अलग हुआ है, चंडीगढ़ के साथ जो है ना बहुत ज़्यादा मैं कहूँ दुर्व्यवहार लोगों के साथ हुआ है। कोई किसी बात को कोई सुनता नहीं है, बाहर के पॉलिटिशियंस आते हैं अपनी बात थोपते हैं, मजबूरी में चंडीगढ़ के लोगों को वो बात बर्दाश्त करनी पड़ती है। ये जो चुनाव है ये निर्णायक है, इसके बाद हो सकता है कभी आपको मौका ना भी मिले, क्योंकि हमारी कितने दिन की जिंदगी है, कितने लोग आते हैं चले जाते हैं। लेकिन जो मैं आपको वादा कर रहा हूँ, ये मेरा एक चुनावी घोषणा पत्र नहीं है, ये मेरा संकल्प, गारंटी तो बोल दूंगे, मेरा संकल्प है। आज के टाइम मोदी की गारंटी आ गई, हाँ, मोदी साहब तो बहुत बड़े, राणा जी की गारंटी है, मेरी गारंटी नहीं है, मेरा संकल्प है ये। मैं ना किसी का विरोध में हूं, ना मोदी जी के विरोध में हूं, ना मैं राहुल गांधी के विरोध में हूं। मैं सिर्फ विरोध में हूं कि चंडीगढ़ के साथ हमेशा से पक्षपात होता है। चंडीगढ़ के लोगों को अपनी राय समाज रखने का पूरा हक है, और ये मौका है लोकसभा चुनाव में आप मुझको जिता करके, समझ लो कि आप अपने आप को जिता के लोकसभा में भेज रहे हो। नमस्कार। तो ये थे प्रताप राणा, जिन्होंने अपनी बात बेबाकी से बात रखी, जो उन्होंने कल सोशल मीडिया पर डाला था। हमने उनसे उनके ही सवालों जो उन्होंने डाला था उन्हीं को लेकर के कि उनका एजेंडा कैसे रहेगा लोकसभा चुनाव में, किस तरीके से वो जीतने के बाद लोगों के जो एजेंडा दिया उसको कैसे प्रस्तुत करेंगे, किस तरीके से काम होंगे। तो ये सारे एजेंडे आपके सामने लोकसभा चुनाव की घोषणा अगले कुछ दिनों में हो जाएगी, और संभावना जताई जा रही है कि अप्रैल के मिड से और मई के मिड तक लोकसभा चुनाव कंप्लीट होंगे। तो हमारी भी आपसे गुजारिश रहेगी, सबसे पहली बात तो कि चंडीगढ़ के लोग अक्सर क्या होता है, लोकसभा का चुनाव का दिन जब होता है, जिस दिन चुनाव का दिन होता है, लोग घूमने निकल जाते हैं, छुट्टियां ना मनाइए, मतदान जरूर कीजिएगा। हाँ, कुछ आप कहना चाहते हैं? हाँ, एक बात मैं बीच में कहने भूल गया था। देखिए, ये जो चुनाव है ना, ये लोग बोलते हैं कि लोकसभा चुनाव है, ये पूंजीपतियों का चुनाव है, आप कहाँ इसमें पंगा ले रहे हो, क्योंकि इसमें करोड़ रुपए का खर्चा होता है। भाई देखिए, मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे पेंशन मिलती है, 32-33 हज़ार पेंशन मिलती है, उसी में मैं गुजारा करता हूँ। मैं नॉमिनेशन भरूंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन अगर आप चाहो ना कि भी हमारे पास आके कोई ये इस तरह का मतलब कोई प्रलोभन दे या कुछ करे, वो मैं नहीं करूंगा। आप बेशक दूसरी पार्टियों से जो मर्जी लो, लेकिन वोट जो देनी है वो निर्दलीय को दो। आप दूसरी पार्टियों से जो मर्जी लेते रहो, मुझे कोई इतराज नहीं है। मैं क्लियर नहीं करना चाहता जो आमतौर पर चुनाव में चलता है, आप लो उनसे, लेकिन चुनाव आपने जो करना है निर्दलीय का करना है। बाकी आप समझदार हो, मैं खर्चा नहीं करूंगा, खर्चा जो करना है आपने खुद ही करना है। नमस्कार। ये थी बात जो रखी प्रताप राणा ने अपनी बात रख दी है। लेकिन हम भी आपसे कहेंगे, आगे बार जो भी पार्टी के उम्मीदवार है, चाहे प्रताप राणा जी पहुंचे या बीजेपी के पहुंचे, कांग्रेस के पहुंचे, आम आदमी पार्टी को भी जो भी पहुंचे, उससे सवाल जवाब जरूर कीजिए कि आप जो एजेंडा लेकर के आ रहे हैं वो कैसे जमीन पे कैसे उतरेगा। तो मेरी गुजारिश ये रहेगी, उनसे सवाल जवाब करें, और जिस दिन भी मतदान की तारीख चंडीगढ़ में हो, मतदान जरूर करें, उसको छुट्टी के तौर पर ना मनाएं। बिल्कुल। धन्यवाद।